दोस्तों 1980 से 1990 का समय भारत के लिए एक इंटरनल चैलेंजेस से भरपूर एक ऐसा दौर था जिसकी इमेजिनेशन शायद खुद भारत ने भी नहीं की थी। भला कौन जानता था कि 1929 में सिखों के हिस्सेदारी के लिए उठाई गई मांग जिसे मास्टर ताना सिंह ने सरकार के सामने रखा था, वो आने वाले समय में देश की न केवल एकता को बल्कि देश की राजनीति के भी सभी डायमेंशंस को भी बदल कर रख देगी। खैर ये बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बदलते वक्त के साथ सिखों की मांग भी बदलती गई और धीरे धीरे ये ग्रुप एक्सट्रीम जाकर खालिस्तान यानी सिखों के एक ग्रुप के लिए स्पेशल मांग करने लगा। इतना ही नहीं, हमने देखा कि कैसे इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र तीर्थ स्थल को भी नहीं छोड़ा था। वह 1984 का ही समय था। देश के अंदर एक मिशन देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए चलाया गया था जिसे ब्लू स्टार का नाम दिया गया। और इस ऑपरेशन के बाद देश ने क्या हालात देखे इसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम आपसे यह ब्लू स्टार मिशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। हम आज आपसे बताने वाले हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में कि कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक बार फिर स्वर्ण मंदिर को कैसे खालिस्तानियों ने दोबारा अपना निशाना बनाया था और देश की सेना ने कैसे इस बार भी उनकी इस हरकत का जवाब दिया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जो घटना घटी, भला उसे कैसे कोई भूल सकता है। भारत की आजादी के बाद देश पर देश के अंदर ही रहकर की गई ये सबसे बड़ी चोट थी जिसमें भिंडरावाले ने खालिस्तानियों के ग्रुप को लीड किया था। इसके बाद देश की उस समय के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और इसी मिशन का नतीजा था कि 1984 में ही देश की प्रधानमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जी हाँ, लेकिन इसके बाद 1986 का समय आता है जब एक बार फिर से गोल्डन टेम्पल को खालिस्तानियों के एक ग्रुप द्वारा निशाना बनाया जाता है और बंदूकों और तलवारों से लैस सिख गुरुद्वारे के अंदर घुस जाते हैं और एक बार फिर से सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल आतंकियों के कब्जे में था। देखते देखते गोल्डन टेम्पल के बाहर एनएसजी कमांडो को तैनात कर दिया जाता है। 1984 जैसा माहौल एक बार फिर साफ साफ देखा जा सकता था। इस बार भी इन आतंकियों से निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे हम सब ब्लैक थंडर के नाम से जानते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार से अलग था। क्या फिर से हजारों लोगों की जान जाने वाली थी या फिर सेना और सरकार का कुछ अलग प्लान होने वाला था। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को रात के समय एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर को भरी दोपहर में ही अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं, इस अटैक की स्ट्रैटेजी को देखते हुए ऑपरेशन को 2 अलग अलग स्टेजेस में पूरा किया गया था। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर क्यों ब्लैक थंडर को लॉन्च करने की जरूरत पड़ी। दरअसल 1984 में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का देश में अलग अलग जगहों पर विरोध होने लगा था। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस में भी फूट पड़ गई थी और कई सिख लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में विद्रोही तो मारे गए, लेकिन कई मासूम लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, सिखों के तीर्थ स्थल गोल्डन टेम्पल को भी बहुत नुकसान पहुंचा। देश में हर जगह दंगे फैल गए और इन दंगों का असर दिल्ली में सबसे ज्यादा देखा गया। 1984 के बाद 1985 में सिख नेशनलिस्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में बम रख दिया जिसकी वजह से 329 लोग मर भी गए। इसे भी ब्लू स्टार का बदला ही बताया गया। एक के बाद एक देश में जगह जगह पर इस तरह का आतंक देखा गया। लेकिन इसी बीच देश की खुफिया एजेंसी को यह खबर मिली कि एक एक्सट्रीमिस्ट सिख ग्रुप अमृतसर पर नजर लगाए बैठा है और वो किस तरह की साजिश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, इसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को शांत करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर को ऑर्गेनाइज किया गया। आइए अब आपको बता दें दोस्तों कि कैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर को 2 स्टेजेस पर अंजाम दिया गया। दोस्तों 1984 के बाद दोबारा पंजाब का डीजीपी बनाकर केपी गिल को भेजा गया क्योंकि 1984 में उन्होंने पंजाब में बढ़ते विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, पंजाब के पास हरियाणा में ही मानेसर में एंटी टेरर फोर्स के डायरेक्टर जनरल वेद मारवा अपनी टीम को पिछले 3 महीनों से ट्रेनिंग दे रहे थे। दरअसल इन्होंने ये ट्रेनिंग खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद ही शुरू कर दी थी। उस रिपोर्ट में यह था कि कुछ लोग गोल्डन टेम्पल को एक बार फिर से अपना निशाना बनाना चाहते हैं। गोल्डन टेम्पल के अंदर चुपचाप गोला बारूद और हथियार पहुंचाए जा रहे थे और इतना ही नहीं, देखते देखते अप्रैल महीने तक गोल्डन टेम्पल के अंदर 30 खालिस्तानी अपना घर बना चुके थे। इसके बाद ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि गोल्डन टेम्पल के अंदर ही रूम नंबर 14 को इन ग्रुप्स ने अपना ऑफिस बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ फोर्सेस ने अपनी नजर इन पर बनाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा हो। लेकिन अब हम आपको बताते हैं देश के कुछ ऐसे हीरोज के बारे में जिनके बारे में आप शायद आज तक नहीं जानते थे। दरअसल इस ऑपरेशन के समय गोल्डन टेम्पल के अंदर चल रही सभी एक्टिविटीज पर देश की खुफिया एजेंसी ने अपनी नजर बनाई हुई थी। जी हाँ,
आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा AK-47 जैसी बंदूकें गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुंचाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भला आईबी क्यों इन खालिस्तानियों को सपोर्ट करने लगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस ग्रुप में हमारे देश के कुछ हीरो भी थे जिन्हें इन ग्रुप्स में प्लांट किया गया था ताकि वो गोल्डन टेम्पल के अंदर की सभी जरूरी खबर इंटेलिजेंस को पहुंचाकर इन आतंकियों को अंदर से खोखला कर सके। आईबी द्वारा पहुंचाई गई ये बंदूकें जसबिंदर रोडे तक पहुंचाई गई जो उस समय मंदिर के जत्थेदार थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जसबिंदर रोडे आईबी का ही मुखबिर था, लेकिन उस पर खालिस्तानी ग्रुप बहुत भरोसा करते थे क्योंकि वो भिंडरावाले का भतीजा था। जसबिंदर के साथ गोल्डन टेम्पल में 15 लोगों की एक ऐसी टुकड़ी थी जो देखने में तो खालिस्तानी ही लग रहे थे, लेकिन वे असल में इंटेलिजेंस के ही लोग थे। और इन्हीं 15 में से एक थे अजित डोभाल। जी हाँ, वही अजित डोभाल जो आज देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 29 अप्रैल 1986 को इसके बाद खालिस्तानियों द्वारा खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके बाद 30 अप्रैल को ऑपरेशन ब्लैक थंडर को लॉन्च कर दिया गया। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि इस ऑपरेशन को 2 स्टेजेस में पूरा किया गया था। तो आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के पहले स्टेज में 300 NSG कमांडो ने 700 BSF सैनिकों के साथ मिलकर मंदिर को घेर लिया और लगभग 200 विरोधियों को पकड़ भी लिया गया। आप हैरान होंगे जानकर कि 8 घंटे चले ऑपरेशन के पहले चरण में मंदिर के सिर्फ 300 यार्ड में ही कर्फ्यू लगा था। जी हाँ, और इस सरेंडर में एक व्यक्ति मारा भी गया था और पूरे पंजाब में किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं देखा गया। यह ऑपरेशन थंडर का पार्ट 1 था जो कि सफल रहा। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद 10 अगस्त 1986 को इन अलगाववादियों ने जनरल AS वैद्या की 2 बाइक सवारों ने हत्या कर दी। वैद्या ने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। उनकी मौत की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन के एक समूह ने ले ली थी। पूरे पंजाब में पुलिस और सेना द्वारा एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां की गईं। कई बार पुलिस और सेना पर भी सवाल उठे, लेकिन 1988 में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। 1988 में फिर वो हुआ जो 1984 और 1986 में हो चुका था, यानी गोल्डन टेम्पल को तीसरी बार खालिस्तानियों ने घेर लिया था। एक बार फिर भारत सरकार के साथ मिलकर KP गिल ने मोर्चा संभाला। 1988 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ही NSG ने 2 और ऑपरेशन किए थे। 9 मई 1988 को शुरू हुआ ये ऑपरेशन 18 मई 1988 तक चला। ये ऑपरेशन पहले वाले ऑपरेशन से बड़ा होने वाला था। 9 मई के दोपहर को मंदिर के अंदर अपनी सेफ्टी के लिए खालिस्तानियों द्वारा खड़ी की गई दीवार को तोड़ा जा रहा था और ये काम CRPF के DG सरबजीत सिंह वर्ग अपनी देखरेख में करवा रहे थे कि तभी एक गोली आकर उनके जबड़े पर लगती है, लेकिन वह बच जाते हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ऑपरेशन ब्लैक थंडर को मंजूरी देते हैं, लेकिन वो ये साफ कर देते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर कमांडो नहीं जाएंगे। बस फिर क्या था, 1000 NSG कमांडो को अमृतसर में उतारा जाता है और तुरंत मंदिर को घेर लिया जाता है। लेकिन इसकी खबर अंदर बैठे अलगाववादियों को नहीं लग पाती। कमांडो को हल्के में लेने का हर्जाना पंथक कमेटी के लीडर जागीर सिंह को भुगतना पड़ा। वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकला तो जवानों ने उसे अपनी गोली का निशाना बना लिया। इस शुरुआती अटैक ने ही दुश्मनों की आधी हिम्मत को तोड़कर रख दिया था, जिसका अंजाम ये हुआ कि जागीर सिंह को मार गिराने के बाद 3 दिनों में 20 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया था। लगातार बढ़ते हुए दबाव के चलते 15 मई की शाम में 146 लोग सर पर हाथ उठाए बाहर निकले। सरेंडर किए गए लोगों में सुरजीत सिंह पेंटा जैसा महत्वपूर्ण आतंकवादी भी था, जिसने प्रेस को देखते ही साइनाइड खा लिया था। इसके बाद बचे हुए दुश्मनों से सेना ने सरेंडर की अपील भी की, जिसे सुनकर एक ग्रुप कमरे से बाहर निकला और वह हरमिंदर साहिब में घुस गया। जी हाँ, कुछ लोग तुरंत एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन गिल ने समझदारी दिखाई और इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच उस ग्रुप पर लगातार प्रेशर बनाया गया। प्रसिद्ध सिख संत बाबा उत्तम सिंह को लाया गया, जिन्होंने आतंकवादियों से लगातार समर्पण की अपील की। आखिरकार सेना ने 18 मई को डेडलाइन डिक्लेयर की, लेकिन उसके खत्म होने से पहले ही बचे हुए 46 आतंकवादी बाहर आ गए थे। इस तरह से ये ऑपरेशन खत्म हुआ था। दोस्तों, ये ऑपरेशन कई मायनों में सफल रहा, क्योंकि इसके बाद पंजाब या फिर देश के किसी भी हिस्से में 1984 जैसे किसी भी दंगे को रिपोर्ट नहीं किया गया। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन में एक भी सेना का जवान नहीं मारा गया, जो किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस का आईना दिखाता है। ब्लैक थंडर ऑपरेशन से भारत देश को 2 हीरो मिले थे। एक थे KP गिल, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को हैंडल किया, और दूसरे थे अजित डोभाल, जो आज भी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें।